हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज का हमारा टेस्ट है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ना 2023-24 का। चलिए तो देखते हैं टेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। सबसे पहले सामान्य जानकारी के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। टोटल क्वेश्चन हमारे हिंदी और सामान्य जानकारी के मिलाकर 75 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। क्या क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1950, 1951, 1952 और 1956। तो यहाँ पर सही जवाब है 1956 में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन केंद्र सरकार के द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था तथा साथ में इनके अन्य सदस्य थे। एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू तथा दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। तो अर्थात इसमें 3 लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, लौह अयस्क, तेल या हीरे के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, किसके लिए, तेल के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और होन्शु का मतलब होता है मुख्य प्रांत। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा लॉर्ड रिपन। तो किसे कहा जाता है, सही जवाब है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही कब यह स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था, तो 1882 में किया गया था तथा 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भी समाप्ति हुई थी, है ना, इन्हीं के समय। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ऑप्शन दिया गया नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. रॉय के द्वारा। तो सही जवाब है एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित कोड है। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब होगा ASCII, अर्थात अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक कोड है ना, और इसमें 7 या 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। व्हेन द रिवर स्लीप्स किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है हमारा स्टेरिन कायर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। पहले कितने में दिए जाते थे, 5 क्षेत्र में। इसके बाद अर्थशास्त्र जुड़ा तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना। और यह किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1901 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो किस WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, टिम बर्नस ली के द्वारा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है। त्रिचुर के, कार्तिगाई के, ओणम के या पोंगल के। तो जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। तो पोंगल त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ यह जल्लीकट्टू एक मान लीजिए वहाँ का खेल है ना। और कहाँ पर होता है ये भी देख लेते हैं। तो यह कहाँ पर, तमिलनाडु में होता है। और जल्लीकट्टू कैसा है, इसमें बैलों की सींग में सिक्कों की एक थैली बांधी जाती है। जो लोग इसको खोलते हैं वही इस इनाम का भागीदार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंचायती राज निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसको देखेंगे, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो 1872 में हुई थी। और किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, है ना, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी।
अच्छा, अगर इसी में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। नियमित की अगर बात की जाए तो 1881 में रिपन के काल में हुई थी। अच्छा, 2011 की जनगणना भारत के किस नंबर की जनगणना थी, तो 2011 की जनगणना 15वीं थी, है ना। और अगर स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो यह 7वें नंबर की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से कौन नहीं जुड़ा है, ऑप्शन डी पुजारी नहीं जुड़ा है। अच्छा, ये जो प्राथमिक क्षेत्र हैं तो कौन कौन से, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ, आगे देखते हैं क्या है, जहाँ क्या होता है, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, या केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होती है, या केवल डाटा संचरित होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। अच्छा, उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था, तो यहाँ पर सही जवाब होगा एडविन लुटियंस था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा 52 हेक्टेयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, सही जवाब होगा 2019 की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो कौन सा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कब हुआ था, तो 26 मार्च 1977 को हुआ था यह। ठीक, 77। आगे दिया है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो कहाँ पर बैठाया गया था, सही जवाब होगा हमारा कलनौर में किया गया था। हुमायूं की दुर्घटना 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से लुढ़ककर या गिरकर होने से मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो नाम क्या है, नाम है उनका नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है और है क्या कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है। HF रेंज के बीच, या VHF रेंज के बीच, या UHF रेंज के बीच, या उपर्युक्त सभी के बीच। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी VHF रेंज के बीच अर्थात वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बीच होता है FM प्रसारण बैंड। आगे क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, तो सही जवाब होगा क्यूसेक का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अच्छा, ब्यूफोर्ट स्केल पूछा जाए तो यह समुद्र में हवा की गति को मापता है ना। और एनेमोमीटर किसको नापता है, तो पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को नापता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट पूछा जाए तो मैक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा, सोडियम बेंजोएट का किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो कौन सी है, सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल। आयनोस्फीयर तो आयन मंडल से यहाँ पर रेडियो सक्रियता दिखाई जाती है ना। आगे है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना था, है ना। तो उदय का फुल फॉर्म क्या होगा, उज्ज्वल डिस्कॉम और एश्योरेंस योजना अर्थात उदय। और इसकी स्थापना कब हुई थी या कब से यह योजना चालू की गई थी। तो यह 5 नवंबर 2015 को, है ना, 2015 को यह योजना चालू की गई थी। अच्छा, इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य, देश का पहला राज्य कौन बना था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा झारखंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो महात्मा गांधी किस वर्ष बने थे, सही जवाब होगा 1924, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और कौन सा अधिवेशन था, तो 40वां अधिवेशन था। कहाँ पर हुआ था, बेलगांव में हुआ था, है ना। आगे दिया है कि क्रीमी लेयर संबंधित है किससे। क्रीमी लेयर संबंधित है किससे, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। 1971 में सत्तानाथन आयोग द्वारा इसे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHAB परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ पर किया गया था, सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 600 मेगावाट, है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु या हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाचतु गीत को राज्य गीत घोषित किया था। तो किसके द्वारा घोषित किया गया था, तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता था। तो पुराना करंट अफेयर्स है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, ऑप्शन है पत्रकारिता, सिनेकला, खेल संपादकीय, साहित्य संबंधी लेखन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा पत्रकारिता से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे अब हमारे क्वेश्चन है सामान्य हिंदी के, है ना। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन, समास बताइए। भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर सही जवाब है भरपेट में अव्ययभाव समास है ना। भरपेट, इसको अगर विग्रह किया जाएगा तो भर और पेट के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है ना,
भर पेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति किस लेखक की है ये बताना हमें। मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसाल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मुंशी इंसाल्लाह खां। और इनकी कहानी थी रानी केतकी की कहानी, उसी से संबंधित यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। कौन सा इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कुत्ता भौंक रहा है, नहीं। राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो। क्रिया विशेषण रात भर जागती रही, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा देखा जाए तो क्रिया विशेषण अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कभी कभी, प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है परिमाणवाचक, है ना। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कम, अधिक, ज़्यादा, है ना। तीसरा है स्थानवाचक, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अंदर बाहर, ऊपर नीचे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाए तो धीरे तेज, धीरे धीरे, है ना। तो इस तरह क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जीवनी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? आवारा मसीहा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है ना। अगला है प्रश्न संख्या 43 से 45। अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के और इससे दिए गए क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। गद्यांश क्या है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ चले गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो अब इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता या मनुष्यता का महत्व। तो ये तो पता है कि धन जरूर लगा है ना। तो यहाँ पर सही जवाब है धन और मनुष्यता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं। जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, या धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर सकता, या धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर सही जवाब है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटिए, अभ्यस्त या अभयस्त या अभियस्त। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अभ्यस्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है पैगंबर, ऑप्शन ए है ना। पैगंबर किसका है? तो पैगंबर अरबी भाषा का शब्द है। अगला, जल, प्राण, पुत्र आदि शब्द किसके अनेकार्थी हैं? तो भैया ये किसके हैं? जीवन के हो गए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, सार के पूछ लिए जाए अनेकार्थी क्या होते हैं? तो सार के क्या हो गए? तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा और लाभ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वाक्य है जिसमें हमें उपवाक्य को पहचानना है। पूरा वाक्य दिया गया है, उपवाक्य किसे कहते हैं और पूरा वाक्य किसे कहते हैं ये देखते हैं ना। संज्ञा उपवाक्य, जहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हो, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर दिया गया वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या ऑप्शन सी पर दिया है क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है। तो सही जवाब होगा विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अच्छा, तो दो हमें याद रखने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए खा है, घा है, जा है या जा। पूछा क्या गया है? नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है? खा हो गया, घा हो गया, जा हो गया, जा नहीं है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जा नहीं है। देखिए तो महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, जैसे का वर्ग है तो खा हो गया, फिर क्या हो गया? घा हो गया, है ना। और इसके साथ साथ इसमें ऊष्म वर्ण होते हैं, शा, खा, शा, हा। यह क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा तथा ऊष्म वर्ण शा, खा, शा, हा क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसी में पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण कौन कौन से कहलाते हैं ना। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 5, 3 और पहला तथा अंतस्थ वर्ण कहलाएंगे या, रा, ला, वा। ठीक, तो यह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा वया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया या बचैया? बना है प्रत्यय लगाने से, वया प्रत्यय। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? खवैया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला दिया है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिवारण। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी किंकर। किंकर किसका होता है? किंकर होता है सेवक का। अच्छा, किंकर के अन्य देख लेते हैं। तो भृत्य, परिचारक, चेरा, है ना। चेरा बहुत पूछा जाता है, क्या? चेरा। चेरा किसका है? सेवक का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सही जवाब क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गह प्लस चरतिका संधि कौन सी होगी? गह प्लस चरतिका। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? गौश चरति। विसर्ग दिया है और विसर्ग के बाद अगर चा छा आ जाए तो किस में बदल जाता है? शा में बदल जाएगा। इसी तरह इसमें अन्य पूछे जाते हैं, जैसे निह धन चय तो निश्चय, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार तो धनुष टंकार, निह धन छल तो निश्चल, है ना। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पूछी जाए तो रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य छांटिए, है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। क्या? देखिए, पहला है कि उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। तो शुद्ध वाक्य बताना है। सही जवाब होगा उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। गलत क्यों है? देखिए, कहीं पर प्रातः काल भी दिया है और समय भी दिया है, सवेरे भी दिया है, समय भी दिया है, सुबह भी दिया है, समय भी दिया, इसलिए ये 3 गलत है और सी इसमें सही है। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अपवाद, पराजय, प्रभाव। सही जवाब है ऑप्शन डी, ओढ़ना में नहीं किया गया। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है अहिंसा।
शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा रत्नावली, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन है कि लिंग बताइए। मनगढ़ंत क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा कौन सा होगा, उभय लिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। क्या, जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे क्या कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। जिसके पास डर ना हो उसे निर्भय कहते हैं, है ना। ऑप्शन, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो यह सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो 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 वह गा रही है, प्रिय महाशय। तो यहाँ पर अल्प विराम न होकर विषम व्याधि लगेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए महाप्राण से दो क्वेश्चन बन चुके हैं ना, अभी हमने आगे भी देखा। तो ऑप्शन दिया गया ता, दा, भा और माँ। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, भा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अब अघोष और सघोष भी आपको याद रखने हैं। इनमें से पूछा गया है तो ऑप्शन ए पर है पा, बी पर है घा, सी पर है बा और डी पर है गा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ, फिर इसके बाद तालु, फिर मूर्धा, है ना। तो का वर्ग हो गया, और क्या होता है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है उ, बी पर है आ और सी पर है ई और डी पर है बड़ी ई। तो सही जवाब क्या होगा, आ, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है नाक, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। किसके आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब देख लेते हैं, रत्न प्लस आकर। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अव्ययीभाव समास है। प्रतिमान में प्रति, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है कौन सा, आ, पा, पर या परि। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी पर। आगे बढ़ते हैं कि भलाई में प्रत्यय है कौन सा, ई, आई, लाई, भा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है आई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। आलस्य, आम, आग, आसरा। तो सही जवाब क्या होगा, आलस्य, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव पूछा गया है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो देशज क्या कहते हैं, जिसमें हमें किसकी उत्पत्ति का पता ना चले, अर्थात कोई भी शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे देशज कहते हैं। जैसे यहाँ पर सही जवाब है खिड़की, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, है ना, और ठेठ, पगड़ी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, देशज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, उष्ट्र, अमीर और प्रिय, भक्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो सही जवाब क्या होगा, गंगा, है ना। और तो अगर पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा पांच प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह हमने अपने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सहयोग बनाए रखें और
शाम 8 बजे लाइव टेस्ट होता है उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए, तो उसे भी देखना ना भूलें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।